नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी की टेस्ट सीरीज है, ज्योग्राफी का टेस्ट है, टेस्ट 4, जिसमें हम देखेंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट 1 में। पार्ट 2 में देखेंगे 50 क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें हम देखने वाले हैं पार्ट 1। तो हमारे 3 टेस्ट हो चुके हैं, दो तो हो चुके हैं पॉलिटी के, और प्लस एक हो चुका है ज्योग्राफी का, और एक ये है दूसरा आपका ज्योग्राफी का। इस तरीके से हमारा चौथा टेस्ट है ये। ठीक, चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। संभावित प्रश्न आने वाले हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एक तो। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग उनसे जुड़े शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है पार साइबेरियन रेल मार्ग मॉस्को और बीजिंग को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मॉस्को और बीजिंग को जोड़ता है? नहीं, मॉस्को और व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। तो ये आपका गलत है। मॉस्को और किसको जोड़ता है? व्लादिवोस्टोक। ठीक, तो यहाँ पे बीजिंग है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है पार कैनेडियन रेल मार्ग वैंकूवर और हैलिफैक्स को जोड़ता है। ये आपका सही है। थर्ड है संघ और प्रशांत रेल मार्ग न्यूयॉर्क शहर और सैन फ्रांसिस्को को जोड़ता है। संघ प्रशांत रेल मार्ग किसको जोड़ता है? न्यूयॉर्क शहर को और सैन फ्रांसिस्को को। तो ये आपके दोनों सही हैं। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, 3, यानी कि केवल बी, केवल 2। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत में सिंचाई प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रमुख परियोजनाओं में सतही और भौमजल दोनों ही स्रोत होते हैं। और सेकंड है ड्रिप सिंचाई, स्प्रे, माइक्रो स्प्रिंकलर सिंचाई और बबलर सिंचाई और सिंचाई विधियों की फैरो सिंचाई की श्रेणी से संबंधित है। तो कौन कौन से इसमें सही हैं? देखिए, प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो कौन कौन सी हैं? एक तो बृहत होती है, एक मध्यम होती है। तो उनमें क्या है? सतही जल संसाधनों का दोहन होता है। अब इसमें कह रहा है प्रमुख परियोजनाओं में, तो सतही और भौमजल। तो लघु जो सिंचाई परियोजना होती हैं उनमें सतही जल और भौमजल का प्रयोग होता है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं ड्रिप सिंचाई, स्प्रे और माइक्रो स्प्रिंकलर सिंचाई और बबलर सिंचाई। ये जो हैं फैरो सिंचाई से संबंधित नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। ठीक, अब फैरो सिंचाई क्या है? एक परंपरागत जो है सतही सिंचाई विधि है। इसमें क्या होता है? फैरो सिंचाई में नलियाँ जो है, नालियाँ नहीं होती हैं, अब नालियों में पानी बहकर नालियाँ बनाकर जल को प्रवाहित किया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये इस तरीके से गलत हो जाएगा। इनको हम ये जैसे कि ड्रिप सिंचाई है, स्प्रे सिंचाई है, माइक्रो स्प्रिंकलर सिंचाई है, बबलर सिंचाई है, तो ये जो है सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है? पानी की मात्रा कम होती है, पानी कम मात्रा में प्रवाहित होता है और इसको नियंत्रित तरीके से प्रवाहित करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं। हमारे दोनों गलत हैं इसमें ऑप्शन, तो कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है? हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चलता है कि ओलिव रिडले की संख्या में वृद्धि हो रही है, किंतु रेत के तापमान बढ़ने से इनके लिंगानुपात में विषमता आ रही है। ठीक है, किसमें संख्या में वृद्धि हो रही है और रेत के तापमान बढ़ने से इनके लिंगानुपात में विषमता आ रही है। ओलिव रिडले कछुए से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ये केवल हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नहीं, केवल हिंद महासागर में नहीं पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में भी इनके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, ये गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है ये सर्वाहारी होते हैं, जिसका अर्थ होता है कि वे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। ये ठीक है।
ठीक, ये कह रहा है इस प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट के तहत क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसको जो है ना क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में नहीं, वनरेबल के रूप में इसको क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा आपका सेकेंड, यानी कि केवल 2 ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या कह रहा है, हाल ही में सुर्खियों में रहा ज्ञान भारत मिशन, भारतमम मिशन क्या है? कह रहा है यह एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य भारत भर में डिजिटल साक्षरता और AI संचालित शिक्षा को बढ़ाना है। ठीक, अभी सेकंड कह रहा है यह भारत की प्राचीन ज्ञान प्रणालियों और परंपरागत ज्ञान का दस्तावेजीकरण करने एवं उन्हें संरक्षित करने का एक सहयोगात्मक प्रयास है। ये आपका सही है, ऑप्शन होगा बी राइट। ठीक है, इसको जो है 2025-26 के बजट में ये दिया गया है, इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये पांडुलिपियों की जो विरासत होती है उनको बचाने और बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसका महत्व क्या है? यदि महत्व की बारे में बात करें, ज्ञान भारतम मिशन की बात करें तो इसका महत्व ऐतिहासिक मूल्य और विरासतों का संरक्षण सुनिश्चित करना और प्राचीन भारतीय ज्ञान को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करना। अभी इसके लिए बजट में पहले कितना था, लगभग 3.5 करोड़ इसके लिए आवंटित किया गए थे, लेकिन इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 60 करोड़ कर दिया गया है, 60 करोड़ रुपए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है प्राय सुर्खियों में रहने वाला पद ओपिओइड संबंधित है, तो किससे संबंधित है? दर्द और संबंधित विकारों के उपचार हेतु इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन होगा आपका बी राइट। इसको जो है अमेरिकी फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सुजेट्रेजिन के रूप में इसको मंजूरी दी है। ठीक है, ये किससे बनता है? अफीम पोस्त में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थों से यह प्राप्त किया जाता है, ओपियोइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित उद्योगों पर विचार करना है। एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग, कागज विनिर्माण उद्योग और चाय प्रसंस्करण उद्योग और वस्त्र परिधान उद्योग। अब इसमें क्या कह रहा है, कितने भार ह्रास वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग माने जा सकते हैं? तो एल्युमिनियम उद्योग तो है, कागज उद्योग भी है और चाय भी है, लेकिन वस्त्र परिधान उद्योग इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कपास और संश्लिष्ट रेशे का उपयोग किया जाता है इसमें, तो भार ह्रास वाला उद्योग नहीं माना जाएगा इसको। ठीक है, तो ऑप्शन होगा आपका 3, केवल 3, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बॉक्साइट एक लोह धात्विक खनिज है जिसका उपयोग एल्युमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। विनिर्माण में नहीं किया जाता है, उत्पादन में किया जाता है। किस में किया जाता है? उत्पादन में। विनिर्माण एल्युमिनियम के उत्पादन में किया जाता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अब ये कह रहा है यह बृहद स्तर पर उत्तरी मैदानों के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। अब ये बृहद स्तर पर उत्तरी मैदानों के तराई क्षेत्र में नहीं, कहाँ पाया जाएगा? बृहद स्तर पर यदि देखा जाए तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में और तटीय क्षेत्रों में। एक तो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में और एक तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक है, गोवा है, तो ये उत्पादक राज्य हैं। चलिए ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन होगा आपका डी राइट। नेक्स्ट देखें, यदि हम बॉक्साइट की बात करें तो मुख्य रूप से टर्सरी निक्षेप में पाया जाता है बॉक्साइट। ठीक है, लेटेराइट चट्टानों से संबंधित भी है, तो ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। मुख्य रूप से टर्सरी निक्षेप में पाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चनों के जवाब देते रहिए और कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, ग्रामीण घरों का अभिविन्यास और संरचना बृहत रूप से जलवायु परिस्थितियों और स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से प्रभावित होती है। ये बिल्कुल सही बात है। अब ये सेकंड है, ग्रामीण बस्तियों में आबादी का व्यवसाय मुख्य रूप से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों पर आधारित है। अब जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो किस पर निर्भर रहती हैं अधिकतर? ग्रामीण बस्ती के जो लोग हैं किस पर निर्भर रहते हैं? कृषि पर ज़्यादातर निर्भर रहते हैं। तो कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र का वो है, और इसमें कह रहा है द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा आपका केवल ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बस्ती प्रतिरूप और विशेषता संबंधी विवरण दिया हुआ है। रैखिक प्रतिरूप, रैखिक बस्तियां कहाँ होती हैं? जैसे सड़क हो गई, नदी हो गई, रेलवे हो गया, तो उनके किनारे स्थित होती हैं, तो ये तो आपका गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप की। वृत्ताकार में क्या होता है? जैसे झील हो गया, मंदिर हो गए, झील है, मंदिर है, ठीक है। और क्या हो सकता है? झील, मंदिर और कुआं हो सकता है, बाजार हो सकता है, चौकपट्टी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं आयताकार प्रतिरूप की। आयताकार प्रतिरूप में क्या होता है? सड़कें समकोण पर काटती हैं, जिसे ग्रिड जैसा अभिविन्यास बनता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है, तो केवल 3 होना चाहिए, केवल एक युग्म, ठीक है। 9 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे कि प्राथमिक सेक्टर है, द्वितीयक सेक्टर है, जैसे अभी 8वां क्वेश्चन था, जैसे कि अभी 8 है। अभी इसमें पूछा जाए कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र में देखने को मिलेगा कृषि हो गया, ठीक, और कृषि है, मत्स्यन है, वानिकी है, पशुपालन है, तो ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। यदि द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण, ये सब आता है। यदि हम तृतीय क्षेत्र की बात करें, इसमें तृतीय क्षेत्र की, तो तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? जैसे कि सेवाएं हो गई, व्यापार हो गया, शिक्षा हो गई, तो ये आपका तृतीय सेक्टर से संबंधित है। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कायिक घनत्व पद का सही व्याख्या करता है? यदि हमको इसका फॉर्मूला पता है, जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कायिक घनत्व का, तो कायिक घनत्व का फॉर्मूला होता है जनसंख्या बटे निवलकृषित क्षेत्र। तो जनसंख्या और किसी देश की कुल जनसंख्या और निवलकृषित क्षेत्र के अनुपात को संदर्भित करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अब ऐसे ये कायिक घनत्व है। अब एक होता है कृषि घनत्व, एक होता है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व में हम क्या देखते हैं? कृषि घनत्व का फॉर्मूला होता है कुल कृषि क्षेत्र, कुल कृषि जनसंख्या और निवल कृषित क्षेत्र, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहाँ दिया है कुल कृषि जनसंख्या और निवल कृषि क्षेत्र के अनुपात को संदर्भित करता है, तो ये क्या हो गया? कृषि घनत्व हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अशोधित जन्म दर को किसी दिए गए वर्ष में प्रति 10,000 लोगों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या के रूप में मापा जाता है। अब ये जो है यहाँ पे इसमें एक जीरो बढ़ा दिया है, तो ये 1000 पे मापा जाता है, लोगों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या के रूप में 1000 पे मापा जाता है, तो ये तो आपका गलत है, ठीक। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को निर्धारित
होती है, निर्धारित होती है, जिसमें प्रवास का प्रभाव शामिल नहीं होता। ये आपका ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ ऑप्शन है। तीसरा, कुल जनसंख्या वृद्धि में प्राकृतिक वृद्धि और निवल प्रवास दोनों शामिल हैं, तो ये आपका सही है। तो इसमें होगा आपका 2, 3। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, केवल 2। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, इस्पात क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 2 कथन दिए हैं आपको, बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए अभी एक ऑप्शन में क्या कह रहा है, भारत अशोधित इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या ये सही है? यहाँ दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत को माना जाता है, तो ये तो आपका दूसरा माना जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका गलत। ठीक, अब ये कह रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल इस्पात का निर्माण करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। ये आपका राइट है। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, भारत में रेल क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और कमेंट करिए, बताइए कौन सा इसमें राइट होगा। 13 नंबर के लिए कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या इसमें सही होगा। पहला सही है, दूसरा सही है, ये दोनों सही है, दोनों गलत है। देखिए भारतीय रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे लंबा नेटवर्क है। बिल्कुल सही बात। तो पहले पे कौन आएगा? पहले पे है यूएसए, दूसरे पे चीन और तीसरे पे आपका रूस और चौथे पे है आपका भारत। तो ये आपको ध्यान रखना, पहले पे हो गया यूएसए, दूसरे पे चीन हो गया और तीसरे पे आपका रूस हो गया और चौथे पे आपका भारत हो गया। ठीक, तो ये तो आपका सही है। अब ये कह रहा है भारत में 90% से अधिक रेल मार्ग नैरो गेज यानी कि छोटी लाइन पर आधारित है। अब इसमें बताना सही है, तो ये तो आपका गलत है, क्योंकि ये नैरो गेज में नहीं आएगा। ये किस में आता है? ये आता है बड़ी लाइन में। तो ये आपका गलत है। ऑप्शन हो जाएगा आपका केवल 1। चलिए अब बात करें, भारत में प्रथम रेलवे की स्थापना या रेल की स्थापना कब हुई थी? स्थापना तो वो हुई थी 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना है। ये 3 लाइन होती हैं, एक तो बड़ी लाइन होती है, एक मीटर लाइन होती है और एक होती है छोटी लाइन, जिसको हम नैरो गेज भी कहते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्राथमिक क्रिया, अभी एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी लाल कॉलर श्रमिकों से संबंधित है? तो कौन सी संबंधित है? प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं और पंचम क्रियाएं। पंचक क्रियाएं या पंचम क्रियाएं, बताइए, कमेंट करिए। 14 नंबर के लिए कमेंट करेंगे। इसमें होगा आपका प्राथमिक क्रियाएं, ऑप्शन होगा 1। ठीक है, अब द्वितीयक क्रियाएं में क्या होता है? द्वितीयक में नीली होती है, नीली कॉलर जॉब। ठीक है, पंचम में यदि देखा जाए तो स्वर्ण कॉलर जॉब। तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जापान है, जर्मनी है, इटली है, नाइजीरिया है। और इसमें क्या कह रहा है? कितने देशों में संकीर्ण आधार वाला आयु लिंग पिरामिड है जो निम्न जन्म दर और वृद्ध होती आबादी को दर्शाता है? कमेंट करिए और बताइए इसमें कौन सा सही होगा। देखिए जापान का जो पिरामिड है, जनसंख्या पिरामिड भी बोलते हैं, ये एक तो आयु लिंग पिरामिड हो गया और एक होता है जनसंख्या पिरामिड, मतलब कि दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो इसका संकीर्ण, जापान का संकीर्ण आधार वाला है और जर्मनी का भी और इटली का भी। यदि बात करें हम नाइजीरिया की, नाइजीरिया का जो है विस्तृत आधार पिरामिड है।
विस्तृत आधार वाला पिरामिड है, तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन होगा आपका 1 2 3, तो ऑप्शन होगा आपका सी। चलिए, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब ये कह रहा है मध्य अक्षांशों की अर्ध शुष्क भूमि की आंतरिक भागों में की जाती है ये जो कृषि है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, तो ये तो आपका ठीक है। और कह रहा मुख्य फसल गेहूं है, अन्य फसलें जो है मक्का, जौ, जई, राई भी बोई जाती हैं, ये भी सही है आपका। सी है, इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए जुताई से लेकर कटाई तक सभी कृषि कार्य यंत्रों द्वारा किए जाते हैं, ये भी ठीक है। अब डी क्या कह रहा है, इसमें प्रति एकड़ अधिक उत्पादन के साथ प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन होता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रति एकड़ उत्पादन जो होता है वो कम होता है। जो एकड़ जो उत्पादन होता है, प्रति एकड़ उत्पादन, तो वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यही राइट होगा, बाकी यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें सही नहीं है पूछा है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा था, 16वां नंबर था, और देखते हैं हम 17 नंबर क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सोलिगा जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोलिगा जनजाति मुख्य रूप से केरल के वनों में पाई जाने वाली एक घुमंतु जनजाति है। सेकंड है, इन्हें भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और थर्ड है, इन्हें स्थानीय भाषा में बांस के बच्चे के रूप में भी जाना जाता है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। देखिए, सोलिगा जो जनजाति है वो मुख्य रूप से केरल में नहीं, ये कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई जाती है, दक्षिणी कर्नाटक में और कहाँ, तमिलनाडु में। तो ये तो हो गया आपका गलत। चलिए अब बात करते हैं हम इन दोनों की। यदि हम इन दोनों की बात करते हैं, इन्हें भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से जनजातीय समूह पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये भी आपका गलत है। पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत इनको नहीं किया गया है, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, थर्ड ऑप्शन होगा। इन्हें स्थानीय भाषा में बांस के बच्चे के रूप में भी जाना जाता है, इसका अर्थ ही ये होता है, ठीक। तो कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कथन है, अंतर्राज्यीय ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन में महिलाओं प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। महिला प्रवासन के मुख्य कारण काम और रोजगार हैं, तो यह यहाँ महिला प्रवासन नहीं होगा, यहाँ पुरुष प्रवासन होगा। तो पुरुष प्रवासन के मुख्य कारण काम और रोजगार हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो कथन सही है, कारण गलत है। ये कथन फर्स्ट सही है और कथन सेकंड गलत है। तो देखते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के लिए क्षमता उपागम का सर्वोत्तम वर्णन करता है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाओं पर उच्च सरकारी व्यय, समाज के परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं को उनकी पसंद की अनदेखी करते हुए पूरा करना, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है, या आय स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। तो इसमें होगा आपका स्वास्थ्य और शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव के
विकास की कुंजी है। ऑप्शन होगा सी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है। एक तरफ दिए कृषि प्रथा, एक तरफ दिए हैं देश। इजी क्वेश्चन है, करिए बताइए कौन सा इसमें राइट होगा। बताइए। एक तो देखिए मिल्पा है मैक्सिको, ये तो ठीक है। लद्दाख मलेशिया, ये भी ठीक है। और तोंगिया जो है श्रीलंका में नहीं, ये है कहाँ, म्यांमार में, म्यांमार में। तो ये आपका गलत है, तो इसमें ये तो गलत हो जाएगा। अब होगा इसमें केवल 2। यदि श्रीलंका में देखा जाए तो इसमें है चेन्ना। ये जो है कृषि प्रथा, इसको स्थानांतरित कृषि या झोम कृषि भी कहते हैं इनको, ठीक। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खनन क्षेत्र है और संबंध खनिज है। बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए चुकवी कमाटा, ये है तांबे के लिए, ये तो ठीक है। कायल गुल्डी सोने के लिए, ये भी ठीक है। यूटा जो है यूरेनियम के लिए है, हीरे के लिए नहीं, यूरेनियम। तो चुकवी कमाटा कहाँ है, ये है आपका चिली यानी कि दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। अब बात करें कायल गुल्डी की, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। अब ये यूटा की बात करें तो यूटा कहाँ है, यूटा है आपका यूएसए में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक अनुसंधान, खाद्य प्रसंस्करण, सरकारी नीतियों में निर्णय निर्माण और विश्वविद्यालय में अध्यापन। तो पंचक क्रियाकलाप माने जाते हैं। बताइए कौन कौन से माने जाते हैं। देखिए खाद्य प्रसंस्करण जो है ये द्वितीयक का है, द्वितीयक का है, तो ये तो आपका गलत है। इसमें आपका 1, 3 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन होगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, शिशु लिंगानुपात के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है जनगणना 2001 के आंकड़ों की तुलना में जनगणना 2011 में शिशु लिंगानुपात में सुधार हुआ है। और सेकंड है हरियाणा और पंजाब में शिशु लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक था। बताइए कौन सा इनमें सही होगा। अब देखिए 2001 में शिशु लिंगानुपात कितना था, 927 था, 927 था। अभी बात करें हम 2011 की, 2011 में कितना था, 918 था। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, सुधार हुआ है, यहाँ पे तो कमी लग रही है, तो यहाँ कमी आई है। तो ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। अभी कह रहा है हरियाणा और पंजाब में शिशु लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक था। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ की स्थिति चिंताजनक है। तो इस शिशु लिंगानुपात के मामले में तो ये भी आपका गलत है। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन पद का कभी कभी सुर्खियों में उल्लेख निम्नलिखित में से किस एक संदर्भ में किया जाता है। तो किस संदर्भ में किया जाता है इसको, इसमें एक साइबर सुरक्षा भेद्यता और जिसमें बाह्य डेटा एआई जनरेटेड प्रतिक्रियाओं में हेरफेर करता है। तो ऑप्शन होगा आपका ए राइट। बाकी हमको देखना नहीं है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 25 नंबर। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कैस्पियन सागर, नाम आपने सुना होगा कैस्पियन सागर, ठीक है। कैस्पियन सागर में तेजी से घटते जल स्तर पर चिंता व्यक्त की है। निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। इजी क्वेश्चन है और कई 2-3 बार पूछा भी गया है।
तो इसकी एक ट्रिक ध्यान रखनी है आपको, TARIK, ये यदि आपने ट्रिक ध्यान रख ली तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, अजरबैजान है, आर से रसिया यानी कि रूस, ठीक है, आई से ईरान होता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। के से हो जाएगा कजाकिस्तान, ईरान है इसमें, ईरान हो जाएगा, ठीक है, और इसमें कजाकिस्तान हो जाएगा। तो 1, 3 और 4, 1, 3, 4 देख लीजिए इसमें है, 1, 3, 4 ऑप्शन डी में मिल रहा है हमको, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इसी तरीके की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब कैस्पियन सागर से यहाँ से मुझको लगता है आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या कह रहा है। हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने दोषी व्यक्ति की दंडादेश परिहार की सरकार की शक्ति के बारे में निर्देश जारी किए हैं। इस संदर्भ में भारतीय संविधान में परिहार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास परिहार शक्ति है। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों के पास है, लेकिन मृत्युदंड क्षमा करने की जो शक्ति है वो केवल राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती है, तो ये ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति हैं वो आर्टिकल 72 में आती हैं, और राज्यपाल की जो शक्ति हैं वो एक आर्टिकल कितने में आती हैं, 161 में आती हैं। तो ये आर्टिकल भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है। सेकंड है, राज्य सरकार भी सशर्त या बिना किसी शर्त के दंडादेश का निलंबन और परिहार कर सकती, ये भी आपका सही है। दोनों सही होंगे और इसमें सही ही पूछा गया है, तो ऑप्शन होगा आपका सी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन था, 26। देखते हैं 27 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। मानव गरीबी सूचकांक यानी कि HPI की गणना करते समय निम्नलिखित पैरामीटर या पैरामीटरों में से कौन सा ध्यान में रखते हैं या रखता है, ठीक है। तो पहला है घरेलू आय, दूसरा है प्रौढ़ निरक्षरता दर और अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या। कौन सा इसमें सही होगा। देखिए इसमें जो है घरेलू आय तो है नहीं, तो ये तो हो जाएगा कट। अब यदि हम एक को कट कर रहे हैं, हमारे पास 2 और 3 बचा, ये ऑप्शन दोनों सही हैं, ये इसके पैरामीटर हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइट। यदि इसके और पैरामीटरों की बात की जाए, एक पैरामीटर है जो 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रहने वालों की संभाव्यता भी इसका पैरामीटर है। यदि और दूसरे की बात करें, जैसे कि स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या भी इसका एक पैरामीटर है, ठीक है। 40 वर्ष से अधिक आयु तक जीवित न रहने वालों की संभाव्यता, और दूसरा है स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या। तो ये इसके 4 पैरामीटर हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इसको कौन जारी करता है, तो UNDP द्वारा जारी किया जाता है, UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, ठीक। चलिए के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। लैंड रिस्टोरेशन फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एक रिपोर्ट है जिसे प्रकाशित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रिस्टोरेशन द्वारा, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा, या संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान द्वारा। तो ये किया जाता है आपका संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान द्वारा, ये जारी की जाती है ये रिपोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ दिए प्रमुख तेल क्षेत्र और दूसरी तरफ दिए देश। पहले पे दिया है वर्गन कुवैत, सफानिया ईरान, लूला वेनेजुएला और सुगर लॉफ ब्राज़ील। बताइए कौन सा इसमें सही होगा। इसमें आपका वर्गन कुवैत में है और सुगर लोफ ब्राज़ील में है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा
1 और 4 यानी कि केवल 2 हो जाएगा। सफानिया की यदि बात करें तो ये है कहाँ है, सऊदी अरब में, सऊदी अरब में। यदि इसकी बात करते हैं लूला तेल क्षेत्र की, तो ये कहाँ है, ये है आपका ब्राज़ील में, ना कि वेनेजुएला में। तो ये आपका दोनों गलत हो जाएंगे। चलिए, यदि हम बात करें ईरान में, ईरान में कौन सा ऐसा तेल क्षेत्र है, तो एक है फेरडोस, ईरान में है फेरडोस। और यदि बात करें वेनेजुएला की, वेनेजुएला में वोलीवर तटीय। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन, वे एक घुमंतु जनजाति हैं जो मूल रूप से पूर्वी अफ्रीका के मध्य और उच्च भूमि में विचरण करने के लिए जानी जाती थीं, लेकिन अब वे बड़े पैमाने पर केन्या और तंजानिया के निर्दिष्ट अभ्यारण्यों तक ही सीमित हैं। उनका समाज समावेशी पालन, विशेष रूप से जेबू मवेशी के पालन पर आधारित है, जिनके विशिष्ट कुबड़ और लंबे सींग होते हैं। प्रत्येक परिवार के पास मवेशी होते हैं। वे निर्वाह के लिए अपने पशुओं के दूध और रक्त दोनों पर निर्भर रहते हैं, यद्यपि वे पारंपरिक रूप से मांस के लिए उनका वध नहीं करते हैं। अब बताना है कौन सी जनजाति का वर्णन किया गया है इसके अंदर, तो इसमें होगा मसाई जनजाति का। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ये बर्बेड्स कहाँ पाई जाती है, मिस्र है, नहीं, ये पाई जाती है आपकी उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ पाई जाती है, उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है, उत्तरी अफ्रीका। बेंडुइस ये कहाँ है, मिस्र में है, मिस्र हो गया, जॉर्डन हो गया और आपका सऊदी अरब हो गया। बुशमैन कालाहारी जैसे कि बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में, तो बोत्सवाना और नामीबिया में है बुशमैन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव बस्तियों के संदर्भ में अर्धगुच्छित प्रारूप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भाग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सौर किरीट छिद्रों यानी सोलर क्रोनल होल्स की है, तो कौन कौन से इसमें सही हैं बताइए। अब देखिए, उच्च सघन वाले क्षेत्र तो होंगे नहीं, एक चुंबकीय क्षेत्र खुला होना ये भी नहीं होगा, द्विध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र होगा नहीं, इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र वाला क्षेत्र खुला होना होगा, द्विध्रुवीय गलत हो जाएगा, द्विध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र, तो इसमें होगा केवल 2, ऑप्शन होगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन था, 33 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत में मैंगनीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, यह लौह मिश्र धातु विनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और महाराष्ट्र देश में सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन करता है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। देखिए पहले ये जो ऑप्शन है, मिश्र धातु विनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, ये तो आपका ठीक है, लेकिन मैंगनीज में सर्वाधिक जो है वो कौन सा है, ओडिशा है, ना कि महाराष्ट्र, ओडिशा। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा सेकंड वाला, तो ऑप्शन होगा केवल 1। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, कोंकण रेलवे नेटवर्क में कितने राज्य शामिल हैं। तो इसमें 3 राज्य शामिल हैं, कौन कौन से, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और गोवा है, तमिलनाडु इसमें नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल 3, सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। आपको इसका जो निर्माण हुआ था कोंकण रेलवे नेटवर्क का, वो हुआ था आपका 1998 में, 1998 में हुआ था। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 760 किलोमीटर है। ठीक है, महाराष्ट्र में और
रोहा, रोहा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से लेकर मंगलुरु तक। ठीक है, मंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन देशों के साथ भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई। बताइए किस किस ने किए हैं? सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, दक्षिण कोरिया है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया इसमें है नहीं, और यूएई है। तो ऑप्शन होगा आपका 1 to 4, ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट। ठीक है, ये किस किस के साथ हुआ? भारत और यूएई के साथ हुआ। कब से लागू हुआ था ये? तो 1 मई 2022 से लागू हुआ था। 2022 से लागू हुआ था। अब जैसे कि दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो 2009 में किए थे। जापान ने 2011 में किए थे, और यदि यूएई की बात करें, इसने 2022 में किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? चीनी उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हालिया वर्षों में चीनी मिलों के स्थानांतरण और दक्षिण एवं पश्चिमी राज्यों में केंद्रित होने की प्रवृत्ति देखी गई है, और दक्षिण और पश्चिमी राज्य की सहकारी समितियां इन राज्यों में अधिक सफल हैं। बताइए कौन सा इसमें सही होगा? केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। तो इसमें आपके दोनों सही होंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? सी, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? चावल की खेती के बारे में कह रहा है, या धान की खेती के संदर्भ में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट क्या कह रहा है? चिकनी काली मृदा जिसमें जल स्थिर रह सकता है चावल के लिए आदर्श होती है। सेकंड क्या कह रहा है? इनके लिए तापमान, निम्न तापमान, ये तो गलत हो जाएगा, निम्न नहीं तापमान चाहिए, यहाँ पर उच्च तापमान चाहिए। उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर निम्न तापमान नहीं होगा, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? तीसरा, देश में कुल फसली क्षेत्र का लगभग 1/4 भाग चावल की खेती के अंतर्गत आता है, और इसमें क्या कहा गया? चिकनी काली मृदा, चिकनी काली मृदा नहीं, चिकनी जलोढ़ मृदा होना चाहिए, जलोढ़ मृदा होना चाहिए। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बचा है आपके पास तीसरा, तीसरा ऑप्शन है तो हाँ है, तो इसमें हो जाएगा आपका केवल 3, ऑप्शन होगा आपका सी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में शुष्क भूमि कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। शुष्क भूमि की बात कर रहा है, जहाँ भी शुष्क भूमि कृषि की बात आएगी तो वहाँ 75 सेंटीमीटर से कम ही होगी। ठीक है, तो सेकंड क्या कह रहा है? इन क्षेत्रों में रागी, बाजरा, मूंग, चना और ग्वार जैसी कठोर और सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाई जाती हैं। ये भी ठीक है आपका, दोनों सही हैं, ऑप्शन होगा आपका सी। चावल जो है, अभी चावल जो देखा था, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। ठीक है, और खरीफ की फसल है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है? भारत में लौह अयस्क खानों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। मयूरभंज का पश्चिम बंगाल में, दुर्ग कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको लगा सकते हैं। गुआ कहाँ है? झारखंड में। और रत्नागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब इनको आप क्रम में लगा सकते हैं, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, राइट हो जाएगा।
सबसे पहले महाराष्ट्र आएगा, फिर महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ के बाद क्या आएगा, झारखंड, और फिर मयूरभंज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, ट्रक कृषि का तात्पर्य दूरस्थ बाजारों में आपूर्ति के लिए सब्जियों की बड़े पैमाने पर खेती करना है। सेकंड है, कारखाने कृषि में कारखानों में तैयार किए गए चारे और पशु चिकित्सक देखभाल के साथ नियंत्रित परिस्थितियों में मुर्गियों और मवेशियों और जैसे पशुधन का गहन पालन शामिल होता है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। ट्रक कृषि का जो तात्पर्य है वो दूरस्थ बाजारों में आपूर्ति के लिए सब्जियों के बड़े पैमाने पर खेती करना है, ये सही है। और सेकंड है, कारखानों कृषि में कारखानों में तैयार किए गए चारे और पशु चिकित्सक देखभाल के साथ नियंत्रित परिस्थितियों में मुर्गी और मवेशियों जैसे पशुधन गहन पालन शामिल है, तो ये भी सही है। ऑप्शन दोनों सही हैं, ऑप्शन होगा सी। अब देखिए नए अगला क्वेश्चन है, इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस। अभियान एक पहल है किसकी, यूएन वुमेन की, यूनेस्को की, विश्व आर्थिक मंच की और महिलाओं के लिए वैश्विक कोष की। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा ऑप्शन बी, यूनेस्को की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कच्चा पेट्रोलियम सामान्यतः अवसादी शैलों, विशेष रूप से तृतीयक काल की चट्टानों में पाया जाता है। शेल गैस निष्कर्षण के लिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग की आवश्यकता होती है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में जल का उपयोग होता है। और थर्ड है, विश्व के अधिकांश प्रमाणित तेल भंडार उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये मध्य पूर्व में पाए जाते हैं, ये तो आपका गलत हो जाएगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोनों सही हैं, 1 और 2। यहाँ शेल गैस की बात हो रही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहने वाला शब्द पारस 2 है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा बहिर्ग्रहों का पता लगाने के लिए एक विकसित उच्च रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ, इसरो द्वारा विकसित स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली, या भारतीय विज्ञान संस्थान में जलवायु मॉडलिंग के लिए स्थापित नया सुपर कंप्यूटर, राष्ट्रीय महिला प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा डिजाइन किया गया गहरे समुद्र में अन्वेषण करने वाला वाहन। बताइए कौन सा इसमें सही होगा पारस 2 के संदर्भ में। इसमें होगा आपका भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा बहिर्ग्रहों का पता लगाने के लिए विकसित उच्च रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बस्तियों के आकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, ग्रामीण बस्तियों के आयताकार प्रतिरूप समतल क्षेत्रों और चौड़ी अंतर पर्वतीय घाटियों में पाए जाते हैं। सेकंड है, क्रॉस आकार की बस्तियां चौराहों पर प्रारंभ होती हैं, जहां चौराहों से चारों दिशाओं में बसाव आरंभ हो जाता है। कितने सही हैं, कौन सा सही है। ग्रामीण बस्तियों के आयताकार प्रतिरूप समतल क्षेत्रों या चौड़ी अंतर पर्वतीय घाटियों में पाए जाते हैं, ये ठीक है। और सेकंड है, क्रॉस आकार की बस्तियां चौराहों पर प्रारंभ होती हैं और चौराहों से चारों दिशाओं में बसाव आरंभ हो जाता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, प्राय सुर्खियों में रहने वाला सामान्य कर परिहार नियम गार पद संबंधित है, किससे है। तो ये होगा आपका कर अपवंचन एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग पर अंकुश लगाने की रूपरेखा, ऑप्शन सी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मानव प्रवास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। आर्थिक अवसर, राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाएं, कठोर जलवायु दशाएं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, आर्थिक अवसर जो है एक अपकर्ष कारक है। अच्छा, कितने प्रवासियों को प्रेरित करने वाले प्रतिकर्ष कारक के रूप में वर्गीकृत। प्रतिकर्ष कारक के बारे में किया गया है, तो ये 2, 3, 4, 5 तो सही हैं, लेकिन ये आर्थिक अवसर जो है ये अपकर्ष कारक है। तो ये नहीं होगा, ये आपका गलत है। 2, 3, 4, 5 ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक नगरीय संकुल के निर्माण में योगदान करते हैं? फर्स्ट है, नगरीय केंद्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व, आसपास के कस्बों को जोड़ने वाले बेहतर परिवहन नेटवर्क, शहरी सीमा के भीतर बड़ी कृषि भूमि की उपस्थिति। कितने सही हैं? देखिए, इसमें 1 और 2 तो सही हैं। ये कह रहा है शहर की सीमा के भीतर बड़ी कृषि भूमि की उपस्थिति। जो शहर के भीतर स्थित कृषि भूमि होती हैं वो संकुलन को क्या करती हैं? रोकती हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा 1 और 2, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सौर क्रूड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर क्रूड में स्वीट क्रूड की तुलना में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, जिसमें इसे संशोधित करना अधिक कठिन और महंगा हो जाता है। सौर क्रूड में सल्फर की मात्रा अधिक होने के बावजूद यह कुशलतापूर्वक उच्च गुणवत्ता वाला गैसोलीन प्रदान करता है। और थर्ड है, वेनेजुएला सौर क्रूड एक अग्रणी उत्पादक है। बताइए कौन सा इसमें सही होगा? कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा सही होगा इसमें। सौर क्रूड में वेनेजुएला अग्रणी उत्पादक है, ये तो सही है। तीसरा, अब ये कह रहा है सौर क्रूड में सल्फर की मात्रा अधिक होने पर पहले मुक्त होने की आवश्यकता होती है। ठीक, तो कौन सा इसमें राइट होगा? ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट और थर्ड, और ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा 1 और 3, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी कृषि पश्चिमी घाट की उच्च भूमियों पर की जाती है। और सेकंड है, ये सही है, भारत में अधिकांशतः उच्च गुणवत्ता वाली अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है। ये भी सही है। सही पूछ रहा है तो दोनों लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इस्पात केंद्र दिए हैं और अवस्थिति दी हैं। देखिए, शेफील्ड कहाँ है? यूके में है, सही बात है। पीट्सबर्ग यूएसए में है, ये गलत है। और तिएनस्टेन ये चीन में है, ये आपका सही है। 1 और 3 सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट टेस्ट 4 का पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।